हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने इलेक्ट्रॉनों के अपवाह चाल के बारे में पढ़ा था तथा गतिशीलता के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ अपवाह चाल और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध ज्ञात किया था। अब अपन ज्ञात करते हैं कि अपवाह चाल में और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है। अपन ये जानते हैं कि विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होता है। तो अपन क्या करते हैं कि किसी चालक को लेके चलते हैं तथा उस चालक में इलेक्ट्रॉन को गति करने में कितना समय लगता है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उस चालक में कुल आवेश कितना है। ये दोनों मान अपन ज्ञात कर लें और यहाँ अपन मान रख दें तो अपने को धारा तथा अपवाह चाल के मध्य संबंध प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए मानते हैं कि किसी धात्विक चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, यानी आवेश घनत्व कितना उसका n है। तो सबसे पहले अपन ये ज्ञात करेंगे कि इसमें आवेश की मात्रा कितनी है। तो इसका एक भाग ले लिया अपन ने, जिसका काट क्षेत्रफल कितना है, a है, तथा इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा l है। तो इसमें आवेश की मात्रा यदि ज्ञात करें तो आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपन ये देखें कि इसका आयतन कितना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई होती है। तो यहाँ ये क्षेत्रफल और इंटू में ये लंबाई है, तो a डेल्टा l यहाँ इसका आयतन होगा। अब अपन ये कह रहे थे कि इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। तो यहाँ आवेश वाहक हैं, उनकी कुल संख्या कितनी होगी, यहाँ पर लिखेंगे आवेश वाहकों की कुल संख्या बराबर, ये तो हो गया इसका आयतन, और एकांक आयतन में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का गुणनफल होकर के अपने पास क्या आ जाएगा, कुल संख्या आ जाएगी, जिसको अपन लिखेंगे Na डेल्टा L। अब अपन ये ज्ञात करते हैं कि इस भाग के अंदर कुल कितना आवेश है। तो यहाँ देखें कुल आवेश डेल्टा Q बराबर Na डेल्टा L, ये तो कुल आवेश वाहकों की संख्या है, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो E होता है, इसलिए यहाँ अपन क्या लिख देंगे, E इंटू में आवेश वाहकों की संख्या। इसलिए अपने पास ये कुल आवेश की मात्रा आ गई। अब अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर जब अपन ने विद्युत क्षेत्र वेक्टर A लगाया है तो इसके विपरीत दिशा में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह चाल Vd से अपवाहित होते हैं। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो समय लगता है उसको मान लेते हैं कितना है, डेल्टा T है। तो इस डेल्टा T समय का मान कितना होगा, तो यहाँ अपन लिखेंगे समय डेल्टा T बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ दूरी कितनी है, डेल्टा L है, और चाल क्या है इसकी, Vd है। तो यहाँ मान आ गया डेल्टा L अपॉन Vd। अब यहाँ अपने पास आवेश का मान भी आ गया और समय का मान भी आ गया। ये दोनों ही मान अपन इस समीकरण में रख देते हैं, तो अपने पास धारा का मान आ जाएगा I इज इक्वल टू डेल्टा Q का मान रख देते हैं NEA डेल्टा L अपॉन में डेल्टा T का मान ये लिख दो, डेल्टा L अपॉन Vd। अब यहाँ से ये Vd तो ऊपर चला जाएगा और इस डेल्टा L से ये डेल्टा L कैंसिल हो जाएगा, और धारा I बराबर अपने पास प्राप्त हो जाएगा NEA Vd। ये संबंध अपने को अपवाह चाल और विद्युत धारा के मध्य प्राप्त होता है। अब यदि अपन ये कह दें कि किसी चालक के अलग अलग भागों पर उसका काट क्षेत्रफल अलग अलग है तथा धारा का मान नियत है, यानी दो अलग अलग भाग ले लें, एक भाग यहाँ ले लेते हैं, एक दूसरा भाग यहाँ ले लेते हैं, इन दोनों का एक क्षेत्रफल अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए यहाँ का क्षेत्रफल A1 और यहाँ A2 हो, लेकिन इसमें धारा की मात्रा नियत हो, यानी धारा नियत है, इसलिए अपन ये कहेंगे इसी सूत्र से NEA Vd इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन दोनों स्थितियों के लिए अपन देखेंगे कि यहाँ पर जब क्षेत्रफल का मान अलग है तो यहाँ अपवाह चाल अलग होगी और यहाँ भी अपवाह चाल अलग होगी। मान लेते हैं इस सिरे पर अपवाह चाल Vd1 है और यहाँ Vd2 है। तो इस समीकरण की सहायता से अपन ये कहेंगे n तो क्या है, यहाँ पर इसका एकांक आयतन का आवेश घनत्व है, ये मान क्या रहता है, पदार्थ के लिए नियत रहता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी नियत रहता है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे Vd इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अपन देखें
दो अलग अलग स्थितियों के लिए, एक स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है, इन दोनों स्थितियों के लिए अपन ये लिख दें कि A1 VD1 इज इक्वल टू A2 VD2, क्योंकि ये क्या है, नियत मान है, इसलिए पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में, दोनों स्थितियों में ये मान क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से आप देखें तो ये कहेंगे कि जहां क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा वहां वेग का मान कम होगा, तथा जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां वेग अधिक होगा। तो अपन ये कहेंगे कि किसी चालक के जिस भाग का क्षेत्रफल कम होता है वहां अपवाह चाल ज्यादा होगी, और जहां क्षेत्रफल अधिक होगी वहां चाल कम होगी। अब यदि अपने को ये कह दे कि आप विद्युत धारा I और गतिशीलता में भी संबंध प्राप्त कीजिए, तो अपन ये जानते हैं कि अपवाह चाल Vd इज इक्वल टू म्यू ई होता है। तो ये मान Vd का अपन यहाँ रख देते हैं, तो धारा I इज इक्वल टू क्या आ गया, NEA, तथा Vd है, Vd के स्थान पर अपन रख देंगे म्यू ई। ये संबंध अपने को प्राप्त हो गया विद्युत धारा और गतिशीलता के मध्य। अब अपन बात करते हैं अपवन वेग Vd और विभवांतर V में संबंध की। तो अपन ये जानते हैं कि अपवाह वेग Vd क्या होता है, Vd इज इक्वल टू E टू अपॉन m होता है। यहाँ अपन ये जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र E होता है इसका विभवांतर के साथ में संबंध होता है, और वो मान होता है E इज इक्वल टू V अपॉन L। यदि ये मान अपन यहाँ रख देते हैं तो Vd इज इक्वल टू क्या हो गया, E टू अपॉन m इंटू में V अपॉन L। तो ये संबंध अपने को अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य प्राप्त होता है, तथा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अपवाह वेग Vd और ये विद्युत विभवांतर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। तो अपन लिखेंगे Vd प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात अपवाह वेग विभवांतर पर निर्भर करता है। अब हम विद्युत धारा और अपवहन वेग से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण अपने को ये कह रहा है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश हैं वो समय पर इस प्रकार से निर्भर करता है 4t³ + 5t + 6। ये कह रहा है कि t = 1 सेकेंड पर धारा का तात्क्षणिक मान कितना होगा ये ज्ञात करो। धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि धारा I इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt होता है। तो यहाँ अपन q का मान रख देते हैं, तो धारा I इज इक्वल टू क्या हो गया, d/dt 4t³ + 5t + 6। ये q का मान अपन ने यहाँ रखा। अब देखिए यहाँ पर अपन धारा को ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो धारा का मान अपने पास प्राप्त होगा, ये जो d/dt है ये कह रहे हैं कि इस भाग का आप अवकलन कीजिए। तो यहाँ अपन देखें 3 पद हैं, तो तीनों पदों का अपन अलग अलग अवकलन कर देते हैं। तो ये मान प्राप्त होगा d/dt 4t³ + d/dt 5t और प्लस d/dt 6। यहाँ अपन अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष में, तो t का पद तो अंदर रह जाएगा। इसके साथ में अपन देखें यहाँ ये जो नियतांक है इस नियतांक को अपन बाहर ले लेते हैं, तो धारा I इज इक्वल टू होगा 4d/dt t³ प्लस इसमें भी अपन देखें तो 5 नियतांक है, ये नियतांक बाहर आ जाता है, तो ये d/dt t हो गया, और प्लस यहाँ देखें यहाँ t का कोई पद नहीं है, केवल नियतांक है, और नियतांक का यदि अपन अवकलन करते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। या I बराबर यहाँ से देखें कि t³ का अपन अवकलन करते हैं तो सूत्र अपन उपयोग में लेते हैं d/dx अक्ष की पावर n इज इक्वल टू होता है n अक्ष की पावर n-1। इसलिए इसके आधार पर अपन देखें तो ये जो 3 घात है ये तो पहले आ जाएगी और घात में से 1 कम हो जाएगी, तो 4 तो ये है ही ऐसा किस्सा, इसके साथ में ये 3 गुणा हो जाएगा और t की घात 3 माइनस में 1 प्लस इसी प्रकार से यहाँ देखें तो 5 है, ये dt/dt है, इसका अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया। या I बराबर ये हो गया 12, t की घात 3 माइनस में 1 है, इसका मतलब हो गया t² और प्लस में 5।
अब अपने को कह रहे हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर धारा कितनी होगी, तो t इक्वल टू 1 मान रख देते हैं। t इक्वल टू 1 सेकेंड रखने पर रखेंगे तो ये मान प्राप्त होगा अपने को। i इज इक्वल टू 12 है 1 क्यूब प्लस 5, या फिर हो गया i इज इक्वल टू ये हो गया 12 गुणा 1 क्यूब यानी 1 हो गया प्लस में 5, या i बराबर कितना हो गया 12 गुणा 1 यानी 12 प्लस में 5 यानी 17 एम्पियर धारा अपने को प्राप्त होगी। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि 1 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल वाले एक तांबे के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो प्रवाह में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि तांबे के पदार्थ में या उस तार के अंदर जितने भी परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु विद्युत धारा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। तांबे का घनत्व 9 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तथा परमाणु द्रव्यमान 63.5 AMU है। अपवाह चाल ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि धारा I इज इक्वल टू NEA VD होता है। VD का मान अपने को ज्ञात करना है, तो VD इज इक्वल टू क्या हो गया I अपॉन NEA। अब जो मान अपने को यहाँ ज्ञात है वो इसमें रख देंगे। धारा I का मान अपने को दे रखा है, क्षेत्रफल E का मान अपने पास है। E यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो अपन जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये N है, ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका मान अपने को इसमें ज्ञात नहीं है, तो ये अपने को सबसे पहले ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान तांबे का कितना दिया हुआ है 63.5 AMU। इसका मतलब हो गया कि 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। तो आप लगभग में अपन इसको लिखें तो 6.0 गुणा में 10⁻23 ले सकते हैं। अब यदि यहाँ से 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लें तो इसका मान प्राप्त होगा 6.0 गुणा 10⁻23 बटा ये 63.5 ग्राम में थे। 1 ग्राम में ज्ञात करने के लिए 63.5 का भाग लगा देंगे तो ये 63.5 का भाग लग गया। इतने परमाणुओं की संख्या अपने को प्राप्त होगी। अपने को तो क्या ज्ञात करना है, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे कि यहाँ जो अपने पास 1 ग्राम में परमाणु की संख्या प्राप्त हुई है इसको अपन घनत्व से गुणा कर देंगे तो अपने को इसे n का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी n का मान कितना होगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 6.0 गुणा 10⁻23 बटा 63.5 और गुणा में इसका घनत्व कितना है 9 गुणा 10⁻3। इसको अपन सरल करते हैं तो ये मान हो गया n इज इक्वल टू 6 गुणा 9 बटा 63.5 गुणा 10⁻, ये 23 है, इसमें 3 और जोड़ दो तो 10⁻26 हो गई। या फिर n इज इक्वल टू हो गया, इसको गुणा किया 54 बटा 63.5 गुणा 10⁻26। अब इसको अपन सरल करें तो ये मान लगभग प्राप्त होगा n इक्वल टू में 8.5 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को प्राप्त होगी, यानी n का मान भी आ गया। अब अपने को Vd ज्ञात करनी है तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vd इक्वल टू I का मान अपने को दे रखा है 1.5 बटा में n का मान अपने पास आ गया 8.5 गुणा 10⁻28 गुणा E का मान अपन जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻19 गुणा A का मान अपने को दे रखा है 1 गुणा 10⁻7। अब इसको अपन सरल करें तो Vd इक्वल टू 1.5 गुणा अब 10⁻28 10⁻19 और 10⁻− के 7 तो 10⁻−19 और -7 के 26 हो गए, ये 28। इसका मतलब 10⁻2 बचेंगी और इस 10⁻2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻- के 2 हो गई बटा में 8.5 गुणा 1.6 और गुणा में 1, यानी ये मान प्राप्त होगा। या Vd इज इक्वल टू, इसको अपन सरल करेंगे तो ये मान 1.10 गुणा 10⁻⁻
-3 मीटर प्रति सेकंड अफवाह चाल प्राप्त होगी। इस अफवाह चाल को अपन देखें तो यह अफवाह चाल बहुत ही अल्प मात्रा में है। फिर भी अपन ये कहते हैं कि किसी चालक तार में अपन जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा तुरंत प्रवाहित हो जाती है। जैसे अपन किसी बल्ब को जलाना चाहते हैं तो जैसे ही अपन बटन दबाते हैं तुरंत बल्ब जल जाता है। तो ये इतनी तीव्र गति से कैसे हुआ, जबकि यहाँ अफवाह चाल तो 1.10 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड बहुत ही अल्प मात्रा में। तो इस स्थिति को अपन समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें अपन ये कहें कि जैसे एक पाइप है और उस पाइप को अपन एक सिरे से अपन किसी नल से जोड़ देते हैं तो उसमें जो जल प्रवाहित होगा उसको दूसरे सिरे से बाहर निकलने के लिए कुछ समय लगेगा। लेकिन यदि वही पाइप पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ हो और अपन एक सिरे से उसके अंदर जल प्रवाहित करते हैं तो तुरंत दूसरे सिरे से जल प्रवाहित होने लगता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे ही अपन जल प्रवाह प्रारंभ करते हैं तो उस जल का जो दाब है वो प्रत्येक भाग में समान रूप से लगता हुआ तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, और ये जो दाब है वो जल में ध्वनि की चाल के तुल्य होता है, इसलिए वो दूसरे सिरे से तुरंत बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार से अपने यहाँ कहें जैसे ही अपन बटन दबाते हैं तो यहाँ जो भी तार जुड़ा हुआ है बल्ब के साथ में उस संपूर्ण तार के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जैसे ही अपन बटन दबाते हैं तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है, और इस वेग से गति करके ही तुरंत अपने को बल्ब जलता हुआ प्राप्त होता है। इसलिए अपन यहाँ कहते हैं कि यही जो अफवाह चाल है, ये जो भाग है ये तो अल्प मात्रा में ही होते हैं, लेकिन यहाँ मूल रूप से अपन ये कहते हैं कि जो तार है उस तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे एक साथ इसमें भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए बल्ब तुरंत जल जाता है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या के कक्ष में चक्कर लगा रहा है। इस कक्ष में इस इलेक्ट्रॉन का वेग 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड है। तो औसत धारा कितनी प्रवाहित होगी इसका मान अपने को ज्ञात करना है। विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं धारा I = क्या होता है, Q/T। अब यहाँ पर देखें Q तो आवेश है और ये आवेश अपने पास इलेक्ट्रॉन के आवेश E के बराबर है, इसलिए इसका मान अपन लिख देंगे I = E/T। अब यहाँ ये जो समय है इस समय को अपन कितना मान के चलें, ये समय कितना लें, तो इसके लिए अपन ये कर लेते हैं कि एक चक्कर में उसको कितना समय लगता है वो समय ज्ञात कर लेते हैं और उस समय का मान यहाँ रख देंगे तो अपने पास धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक चक्कर में लगा समय अपन ज्ञात करें जिसको अपन क्या कहते हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल अपन जानते हैं कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल को अपन समय के रूप में लिख के चलें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय हुई और किस चाल से तय हुई, तो दूरी का मान तो कितना हो गया, क्योंकि वर्ताकार कक्षा है इसलिए इसका मान 2πr होगा, और चाल क्या है, v है, तो 2πr/v ये आवर्तकाल अपने को प्राप्त होगा। इसलिए अपन यहाँ ज्ञात करें तो मान रख देते हैं यहाँ 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान अपने को दे रखा है 5.3 गुणा 10⁻11 बटा में v का मान अपने को दे रखा है 2.2 गुणा 10⁶, या t = इसको अपन सरल करें तो 2 को काट दो इसके साथ में तो ये 1.1 आ जाएगा, और यहाँ मान हो गया 3.14 गुणा 5.3 गुणा 10⁻, अपन देखें तो 10⁻11 ऊपर है, नीचे 6 है, ये ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻17 हो गई, और बटा में अपने पास केवल 1.1 बचेगा। इसको अपन सरल करें तो ये मान अपने को प्राप्त होगा 15.13 गुणा 10⁻17 सेकंड, यानी ये इसका आवर्तकाल होगा। अब अपने पास समय का मान आ गया है, आवेश अपने पास पहले से है, तो धारा I का मान ज्ञात करते हैं। धारा I बराबर क्या होगा, E का मान अपने पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 गुणा 10⁻19 और बटा में T का मान अपने पास है 15.13 गुणा 10⁻17, या I = इसको अपने यदि सरल करें तो 1.6 बटा 15.13 और 10⁻19 और -17, तो ये सरल करने पर मान प्राप्त होगा 1.06 गुणा 10⁻³ एम्पियर।
या फिर मिली एम्पेयर में भी लिख सकते हैं इसको। तो I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1.06 10⁻³ का मतलब होगा मिली एम्पियर विद्युत धारा का मान उससे कक्षा में प्राप्त होगा। अब अगले टॉपिक के रूप में अपन ओम के नियम को पढ़ेंगे और उसकी व्युत्पत्ति पढ़ेंगे।